First of all, good morning to all of you. On behalf of Faculty of Commerce and Management, Chaudhary Ranveer Singh University, Jin, on the occasion of workshop, today we have amongst us very versatile and dynamic personality and management guru, Professor Jogendra Singh Burma. Professor Burma is former Vice Chancellor and Pro Vice Chancellor, Central University of Himachal Pradesh. He served Central University of HP in various capacities, namely Dean, School of Business and Management Studies, OSD, Special Officer and Controller of Examination in Himachal Pradesh University. Professor Burma held position of Director UGC Academic Staff College for 20 years, Director Institute of Integrated Himalayan Studies, UGC Center of Excellence. During his tenure as Director Academic Staff College and thereafter, he trained and instructed with more than 20,000 teachers of the university and colleges throughout the country. Dr. Burma is one of the expert panels of the National Commission on Academics Accreditation and Assessment. Professor Burma is also engaged in social and spiritual upliftment program, including free education to children belonging to deprived and poor section of the society. I request Professor Burma to deliver the lecture. Thank you very much. I was looking forward, वाइस चांसलर साहब आते बहुत अच्छा लगता, लेकिन जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं, आजकल कई किस्म के हैजर्ड्स हैं, तो जुड़ नहीं पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो बीच में हमारे बीच होंगे थोड़े टाइम में। बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब आपका, आपने मुझे पिछली बार भी इतना अच्छा सुनहरा अवसर दिया और इस बार भी, और सभी पार्टिसिपेंट्स का बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं तो अपने आप कंफर्टेबल फील करता हूँ, क्योंकि अगर हिंदुस्तानी में बात करें तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ प्रवाह ऐसा चला कि चलता रहा और आपने रोका भी नहीं। इधर लाएंगे एक बार। तो आप सभी कौन है यहाँ पार्टिसिपेंट्स को इस सेशन में मैं आपको स्वागत करता हूँ। जैसे मुझे मालूम है मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है और फिर बहुत से सीनियर लोग एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। मैं अपने विषय को बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये समझने की कोशिश करूंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि हम अपनी भावनाओं को, उनका सही प्रयोग कैसे करें। यू नो, आपको मालूम है, यू हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल रिसोर्सेज, जो बाहर के रिसोर्सेज हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, आपके पास किताबें हैं, लाइब्रेरी है, टेक्नोलॉजी है, गाड़ी है, सब कुछ है, वो बाहर के रिसोर्सेज हैं। मैं आंतरिक रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, जो इंटरनल रिसोर्सेज हमारे पास हैं। जैसे हमारे पास वी हैव ए माइंड, हम सोच सकते हैं, हमारे पास भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, हमारे पास बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, सही क्या है गलत क्या है निर्णय कर सकते हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम भी है, मेमोरी है, बहुत सी चीजें हम मेमोरी में रखते हैं, जब जरूरत होती है निकालते हैं। आज का विषय मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस या इमोशनल मैनेजमेंट मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि आज का जो क्राइसिस है कोरोना का, मेरा ये फीलिंग है, मेरा ये मानना है कि ये अधिकतर फियर है, ये ज्यादा करके हमारी इमोशन से डील कर रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत से मरीज ठीक हो रहे हैं
और बहुत से मरीज डर से मर रहे हैं। अगर 31% सर्वाइवल रेट है तो पूरी उम्मीद है कि 35-40% और ऐड कर लीजिए जो डर के मारे मर रहे हैं। कैसे हम अपनी भावनाओं को, इमोशंस को कैसे अच्छी तरीके से उनका दोहन कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे पास रिसोर्स है, माइंड हमारे पास रिसोर्स है, नॉलेज हमारे पास रिसोर्स है। लेकिन बहुत सी स्टडीज जैसे कहती हैं कि जरूरी नहीं है कि पीपल विद हाई आईक्यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। बड़े इंटेलिजेंट लोग जरूरी नहीं है कि वो जीवन में सफलता प्राप्त करें। सफलता प्राय उन्हीं को मिली है जिनका अपनी भावनाओं के ऊपर, अपना मनोवृत्तियों के ऊपर, अनुभूतियों के ऊपर जिनका नियंत्रण है। हाँ, कुछ स्टडीज तो यहां तक कहती हैं कि सक्सेस जो है वो 80% इमोशनल इंटेलिजेंस पर निर्भर करती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस चीज के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, उसके ऊपर काम में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट किस चीज के ऊपर कर रहे हैं? एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज, डिग्री, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। लेकिन जहां तक इमोशनल एस्पेक्ट है, भावना, हार्ट की बात है, जिसकी हम हार्ट की बात करते हैं, देयर इज मच लेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। ऐसी इमोशनल स्टेबिलिटी पैदा करें ताकि हम जीवन में सफलता प्राप्त करें, जीवन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। अब जरा कल्पना करिए, अगर इमोशंस नहीं होती तो आदमी क्या होता? अगर लव नहीं होता, जॉय नहीं होता, एंगर नहीं होता, हेट्रेड नहीं होती, एंथुसियाज्म नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता, सैडनेस नहीं होती, स्केर्डनेस नहीं होती, फियर नहीं होता, तो जीवन कैसा होता? कुछ सुना सुना होता ना। अभी मैं आपसे पहले जब इंटरेक्शन के लिए तैयार हो रहा था तो मुझे कुछ डर तो लग ही रहा था लेकिन मैं उस डर को कैसे यूटिलाइज करूं, उसको कैसे यूज करूं? एक आप यूं कह सकते हैं कि अगर एक आदमी, अगर उसकी इमोशंस जो हैं वो उसको बोल्ड भी बना सकती हैं, कॉन्फिडेंस बोल्ड भी बना सकता है और उसको बुल्ली भी बना सकता है, वो गुस्सेबाज भी होगा, अटैक करने वाला भी होगा। एक इमोशन एक आदमी को काइंड बना सकती है, कंपैशन, लव, ऐसी इमोशन उसको काइंड, दयालु आदमी बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यही इमोशन उसको कमजोर बना सकती है, जैसे हम कहते हैं पेशेंस। तो एक तरफ पेशेंस आदमी को वीक बना देती है अगर ठीक प्रयोग ना करें, और दूसरी तरफ वही पेशेंस उसको लाइफ में बहुत सक्सेस दे सकती है। वर्मा जी, एक्सक्यूज मी प्लीज, डॉक्टर सुरेंद्र कुंडू इज हियर। ओके, हमारे वाइस चांसलर जी ऑनलाइन आ रहे हैं सर। सिन्हा जी प्लीज वीसी साहब को इनवाइट करें प्लीज। छोड़ दो। आ रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ प्रोफेसर सिन्हा सोलंकी यार। अच्छा सर हमारे भाई चांसलर साहब ज्वाइन कर लिए हैं। मैं वेलकम करते हुए फिर स्टार्ट करेंगे सर। आप सर, प्रोफेसर वर्मा ने तो स्टार्ट कर लिया था, फिर भी मैं एक बार से रिपीट वेलकम कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल
Good morning to all of you. On the behalf of Chaudhary Ranveer Singh University, Faculty of Commerce Management, I welcome all. I take immense pleasure to welcome our Vice Chancellor, Professor R.V. Solanki. Professor Solanki, a man of new vision and new perspectives. He needs to introduction for all of us here at CRSU. He has changed the face of CRSU with his strong leadership and clear perspective. He has made underlying effort for strengthening the student fraternity and faculty of CRSU. We are deeply pleased and enormously proud to be under his strong leadership. We are truly humbled by your presence, sir. प्रोफेसर वर्मा, अभी हमारे वाइस चांसलर जो हैं वो चौधरी देवीलाल के भी चार्ज में हैं, वाइस चांसलर के, और फॉर्चुनेटली वो आज सिरसा ही हैं और वहीं से वो जुड़ना चाह रहे थे, हमारे सीआरएसयू के कैंपस में नहीं है। ओके। तो प्रोफेसर वर्मा सर से एक बार मुलाकात भी हुई थी वीसी साहब का, और प्रोफेसर वर्मा एक्स वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश रह चुके हैं, और प्रोफेसर वर्मा ने लास्ट में एक सेशन और लिया था स्पिरिचुअल बेस्ड मैनेजमेंट, जो लास्ट में हुआ था, और आज है मैनेजमेंट ऑन इमोशन, जिस पर सर का लेक्चर चल रहा था। मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीसी साहब से कि वो कुछ ब्लेसिंग के लिए कुछ हमारे पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट on in emotion. What is the number of participants? 107-8 है सर। 100 plus. 100 प्लस है सर। Right. Okay. कई लोग तो जुड़ नहीं पा रहे हैं, कई का मैसेज आ रहा है मेरे पास, लेकिन पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम थोड़ा है जो जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी प्रेजेंटली मोर देन 100 पीपल जुड़े हुए हैं, और हमारे यूनिवर्सिटी से और आउटसाइड यूनिवर्सिटी भी हैं कई लोग जो सरकारी सुनने के लिए इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे स्टूडेंट भी हैं, फैकल्टी भी हैं, और CDLU से भी जैसे सुरेंद्र सिंह कुंडू जुड़े हुए हैं, MDU से भी कई लोग हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं इसमें। ठीक है, तो सर आपसे रिक्वेस्ट की थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर सिन्हा। I on behalf of Chaudhary Ranveer Singh University wish to thank Professor Yogendra Verma for being with us on this occasion. And I think it is in the series, it is the second lecture in the series. So I am grateful to Professor Verma, and I really welcome you on this occasion. I believe the topic that has been chosen by you all is very relevant, and it has become more relevant in the period of COVID crisis. I believe the very purpose of education is overall development of the personality. The wholesome personality is to be developed, and if the wholesome personality is to be developed, then it is not only that our intellect are to be enriched. We have to be emotionally as strong and as enriched as is the need of the hour. In the time of this crisis, emotional intelligence and emotional happiness and issues like this are very timely, and I believe the lecture will help the participants to get insight from this and to ensure the better quality of their life in this period, as well as in post-COVID circumstances. I've been told, and I've Professor Verma, I listened to you once, so I'm sure that your lecture is interesting always. बच्चों को सबको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, और ये भी है कि आप इतना लंबा खींच देते हैं तब भी लोग जो है उनको इंटरेस्ट आता रहता है, नहीं तो 2 घंटे जो है पर योर टॉक डेफिनेटली इज वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं मतलब अपना आभार व्यक्त करता हूं, और साथ में
really grateful to you that you are sparing so much of time on the request of our Dean, Professor Sinha. I'm sure that all the participants will get new insights into, although much talked area of emotional happiness and emotional intelligence. Even then, our understanding about emotions is still very primary. But one thing is very important, that it is this country which can tell these things to the world. Correct. And when day before yesterday, Prime Minister was speaking, he was trying to tell that we have certain core areas in which we have a strength, and on the basis of those core areas, we can be accepted, and we are being accepted throughout the world, and can lead the world in our own way. So grateful to you, next to you, and I wish the participants a very happy time for these 1.5 hours when you will be talking to them. Thank you very much, Professor Verma. Thank you very much, sir. Professor Solanki. Indeed, a great pleasure. When I met you, I think I met you thrice. Yes, we met. It is always so nice. You are so inspiring leader. Thank you very much. That shows because today you were keen to join this interaction. Yes, last minute I thought I. Yeah. So that shows your keenness towards education and your commitment. I'm grateful to you. I'm grateful to you for also providing me this opportunity. Thank you, Doctor. That I am able to attend and this lecture and also interact with the very enthusiastic students. क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था और बहुत गर्मी थी, बहुत all were sweating, लेकिन फिर भी बच्चों ने इतना ध्यान से और मन लगा के सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुन रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं ना, बहुत आनंद आ रहा है और आप बहुत सिखा रहे हैं सबको। थैंक यू वेरी मच। और प्रोफेसर सिन्हा का आई एम ग्रेटफुल टू हिम, ही हैज ए वेरी कीन आई कि मुझे कहीं ढूंढ लिया उन्होंने, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू वेरी मच सर। सो शुड आई कंटिन्यू? थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि इमोशंस कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो वेल्थ है थॉट्स का, नॉलेज का, और सबसे ज्यादा जैसे मैंने आपको बताया 80% सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है इमोशनल मैनेजमेंट के ऊपर, इमोशंस के ऊपर। और बाकी सोचता हूं सर। और अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में, तो 80% 90% काहे पे हो रही है? नॉलेज के ऊपर। किस चीज के ऊपर होनी चाहिए? मेकिंग अस इमोशनली स्ट्रॉन्ग। इमोशनली स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? इमोशंस क्या हैं? फीलिंग्स क्या हैं? कैसे इमोशन डेवलप होती हैं? किताबों में आपको थियरी में बहुत कुछ मिलेगा, साइकोलॉजी में बहुत सी रिसर्च, इमोशंस, फीलिंग्स, परसेप्शन हुई पड़ी है। लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल वे कि कैसे हम पहले तो इमोशन को समझें और उनका जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इमोशंस को डिजाइन करना है। कहते हैं कि इमोशन आ जाती है, इमोशंस आ जाती हैं। मॉर्निंग में मैं चाय का कप लेके अपने बालकनी में बैठा था, एकदम हवा का झोंका आया। मैं सोच रहा था इमोशंस के बारे में, एकदम हवा का झोंका आया और मैंने महसूस किया, ठंड महसूस की। लेकिन वो ठंड महसूस की, कुछ टाइम लगा। जैसे ही वो ठंड, कोल्ड जैसे मेरे शरीर को छुआ उसने,
तो शरीर में कुछ हुआ, उसमें टाइम लगा। तो रिसर्च ये कहती है कि कोई 1/4 सेकंड में आप जो बाहर से कुछ आता है, ट्रिगर या स्टिमुलस जो बाहर आता है, तो उसका इंपैक्ट होता है हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी आईज के ऊपर। जैसे देखिए 5 सेंसेस की मैंने बात की थी। हम देखते हैं आंखों के ऊपर, सुनते हैं कानों में, ठीक है, नाक सुगंध लेते हैं तो उसके ऊपर इंपैक्ट हुआ, टेस्ट जीभ से, या बॉडी में मैंने जैसे हवा का एग्जांपल दिया, तो शरीर पे उसका एकदम ट्रिगर, यानी क्या हुआ, 1/4 सेकंड में उसका इफेक्ट हुआ। और उसके आगे क्या हुआ, अगर बहुत तेज ठंड है और मैं ठंड में शिमला में बैठा हूं और बर्फ पड़ रही है और फिर हवा का झोंका आ रहा है, तो क्या हुआ, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आज क्या हुआ, बड़ा अच्छा सा अनुभव हुआ, अच्छा लगा। तो दोनों सिचुएशन में बॉडी ने कुछ केमिकल रिलीज किए, और फिर अगले लेवल पे क्या हुआ, अगले लेवल पे मेरे अंदर जो माइंड है, माइंड के अंदर एक फीलिंग और इमोशन में फर्क है थोड़ा। वैसे तो हम एक ही मानते हैं, इमोशन और फीलिंग, लेकिन फीलिंग जो है उसमें फिर थॉट आ गया। अब हमारे माइंड ने उस इमोशन को इंटरप्रेट किया। जैसे आपने कहा वाह गर्मी है ना, तो हवा का झोंका आया, आपने कहा वाह बहुत सूदिंग है। और जब सर्दी में आया तब ने कहा उफ बहुत ठंड है। तो इमोशन जो है वो स्पॉन्टेनियसली आती है, एकदम इमोशन आ जाती है। जैसे अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछें, कुछ लोगों की अपने ही इमोशंस को क्रिएट करने का, ये हम डेलिबरेटली नहीं कर रहे हैं, थॉट से नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही आ जाए। कैसे आती है अपने आप, उसका आधार होता है हमारा एक्सपीरियंस, हमारा पहले ही एक्युमुलेटेड अनुभव है। उस अनुभव के अनुसार ही हम रिएक्ट करते हैं। एक बात और मैं यहां कह दूं कि जब कोई ट्रिगर, कोई स्टिमुलस बाहर से आता है और हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनता है, या नाक से सूंघते हैं, या जीभ से टेस्ट करते हैं, या स्पर्श करते हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियों से जब वो ट्रिगर को हमने लिया, तो उस वक्त सोचने का टाइम नहीं होता, हम एकदम रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी स्टिमुलस, कोई भी ट्रिगर, कोई भी इवेंट, उसके 3 कंसिक्वेंसेस होते हैं। एक क्या होता है, रिएक्शन, एकदम रिएक्शन होता है, हो ठंड, ठीक है। और एक होती है रीसाउंड, प्रतिध्वनि, मतलब जो हुआ उसकी एक प्रतिध्वनि माइंड में चली जाती है एकदम, ये ठंड है, ओह ठंड है। एक रिएक्शन कि एकदम मैं रिएक्ट करता हूं उसको। जैसे आपने शेर देखा तो क्या हुआ, एकदम रिएक्शन, वो आपने सोचा नहीं उसके बारे में, दौड़ने लग गए, पेड़ के ऊपर चढ़ने लग गए, कुछ गिर गए नीचे, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुआ, नॉट आफ्टर थॉट, इसमें विचार नहीं आया। तो एक रिएक्शन होता है, एक रीसाउंड होता है, और एक रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिक्रिया। आपने मुझे गाली दी तो मैंने और कुछ नहीं सोचा, एकदम गाली दी थी। बहुत बार अच्छे लेक्चर देने के बाद या लिटरेचर पढ़ने के बाद एकदम कोई फोन आ जाता है, और फोन में वो एडवर्टीजमेंट कंपनी का आ जाता है, आपका नाम ये है, या इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस करवा रखी है, वो कंपनीज आपको दे रही है, इंश्योरेंस नहीं दे रही है। नो, यू आर गेटिंग इरिटेटेड, मैंने तो इंश्योरेंस करवाई नहीं है। यू आर गेटिंग इरिटेटेड, सो यू से शट अप, स्टॉप इट। नो, दिस इज रिएक्शन। मैंने सोचा नहीं, जब रख दिया उसके बाद मैंने सोचा, ये मैंने जो गाली दे दी, रिएक्ट किया, नो आई बिकम अनस्टेबल। उस रिएक्शन से उसको सुनने वाले को इफेक्ट पड़ा हो ना पड़ा हो, मुझे जरूर पड़ गया, है ना, मेरा मूड खराब हो गया। फिर सोचा अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगेन द सेम थिंग हैपन।
आप कहेंगे हैबिट हो गई है। ये हैबिट का है कि वो कैसे होगी, एक्सपीरियंस से। तो हमारा एक एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस बनता जाता है, जिसके कारण ही एक ही स्थिति में, एक ही सिचुएशन में, एक ही डायलॉग में, एक ही सीन में लोग डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, अब वो अगर उनको गाली, अगर जब हम जीसस की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो अगर उनको कोई गाली देता है तो वो चुप रहते हैं, उसको टॉलरेट कर लेते हैं, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन आम आदमी वो रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब हुआ महात्मा गांधी ने अपने इमोशंस को मैनेज कर रखा है। जीसस ने कहा यू शो द अदर चीक, किसी ने इधर थप्पड़ मारा, दूसरा भी दिखा तो मार दे भाई। तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी का उदाहरण है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो है ही, जीवन में भी हम छोटी छोटी बातों में, जैसे खास तौर पे जो यंग लोग हैं, आई थिंक दे विल एग्री, कि हम मदर को सजेशन देती हैं, घर में ज्यादा करके दो सेंटेंस यूज करते हैं, होते हैं। एक क्या, डोंट डू दिस, डू दिस, डू दिस, डोंट डू। और यंग लोग जो हैं, एडोलसेंट एज में रिएक्शन होता है, वो कहते हैं आपको क्या पता है, मम्मा आपको क्या पता है, कोविड-19 ये है, आपको पता है, आपने सुना है। सो ये रिएक्शन ये क्यों हुआ? फिर आपको बोलते ओहो, मुझे अपने से बड़ों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया। तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछला, जो अकोमुलेटेड हमारा माइंड जो बन जाता है, उसके कारण हम रिएक्ट करते हैं, रिसाउंड करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हमने देखना है कि ये जो इमोशंस हैं, ये क्या सीधी सादी है? नहीं, सीधी नहीं है, बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। एक इमोशन एट ए टाइम नहीं आती, कई इमोशंस इकट्ठी मिलके आ जाती है। जैसे एंगर है, एंगर के साथ फियर मिक्स कर दो, क्या बन गया? आप सैड हैं, है ना, उदास हैं किसी कारण, और उसमें कोई फियर वाली बात हो जाती है, आपको डांट पड़ जाती है, तो आप कैसे फील करते हैं? तो कॉम्प्लेक्स है। इसलिए इमोशंस, कुछ प्राइमरी इमोशंस हैं और कुछ सेकेंडरी इमोशंस हैं। प्राइमरी इमोशंस सिंपल, में आप चार चीजें याद रह जाएंगी आपको: मैड, सैड, ग्लैड एंड स्केयर्ड। तो एक इमोशन ऐसी है जो आपको मैड का मतलब क्या है? टू मच कॉन्फिडेंस, टू मच नॉलेज, अथॉरिटी, यही है ना। अब ये मैडनेस है, रैशनैलिटी नहीं है कि मैं सबको कंट्रोल करूंगा, मैं सबके असेसमेंट देख लूंगा, मैं सबको ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ऐसे ही घर में भी कि व्हाट यू नो, तुम बच्चे हो, तुम अभी क्या समझोगे, बच्चे रहोगे। बड़े कह रहे हैं, छोटे कह रहे हैं जी सब कुछ बदल गया है, आप तो बदल जाओ। नाउ इट मीन्स जो इकम्युलेशन ऑफ सच नॉलेज, वो आप हमें रैशनल नहीं रहने देता। तो एक इमोशन कैसी होगी? ये मैडनेस की होगी। आप जैसे अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं जवाब पता कहूंगा, नहीं 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 ऐसा नहीं, फिर कहूंगा नहीं नहीं अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो पहले ही नहीं कर दिया, दिस इज मैडनेस, इजंट इट? मैडनेस मीन्स एक बड़ा हाई पैशन है मेरा, इतना ज्यादा नॉलेज हो गया है, इतना ज्यादा मेरे पास रिसोर्सेस है कि मैं ये कहता हूं कि नाउ आई एम दिस, आई एम दैट। तो उसके कारण इस तरह की इमोशंस मेरे अंदर पैदा हो गई। इसी तरह से सैड, वो कहा कि सर क्या बात है, आज बड़े उदास से लग रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जिन उदास, तो दूसरा आदमी, तीसरा आदमी जो खड़ा था, उसने कहा उदास लग नहीं रहे हैं, चेहरा ही ऐसा है। तो कुछ लोग आदत से ही उदासी। अगर आप कहेंगे कि ऐसा हो सकता है ये कोविड खत्म हो जाएगा, तो क्या नहीं, उम्मीद है नहीं, मुझे लग रहा है मेरे पास भी पहुंचने वाला है। पेसिमिस्टिक, सैड, हमेशा उदास, सैडिस्टिक।
ये इमोशन डेवलप होगी आपके अंदर। इसी तरह से ग्लैड, कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने अपना मेंटल सेटअप ऐसा बना लिया है, दे आर ऑलवेज हैप्पी। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। जैसे अगर टांग टूट गई, वो कहते हैं अच्छा हुआ, एक ही टूटी दूसरी बच गई। वैसे हमारे इंडियंस वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक नहीं, ऐसा होता है ना। आप देख रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, आदमी गिर गया, खून निकल रहा है, जाते हैं देखते हैं नहीं जिंदा है, कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, जिंदा है, ये पता नहीं हेड इंजरी हो गई है, आधे घंटे में मर जाएगा। ऑप्टिमिज्म, ग्लैड, ये एक फीलिंग है, एक इमोशन है, ये एसेट है। ऐसा नहीं जो मैड है ये भी एसेट है। आप यूज कैसे करेंगे अपने नॉलेज को, अपने रिसोर्सेस को। सैड है तो सैड कि अगर पॉजिटिवली उसको अगर आप लेंगे तो वो सोल्यूशन निकाल लेगा। तो उसको अगर पॉजिटिवली यूज करते हैं, इसको स्टेबलाइज करके यूज करते हैं। इमोशंस आर नॉट, जब मैं बात करूंगा तो ये नहीं सोचना कि इमोशंस का मतलब है नेगेटिव ही है। जब हम कहते हैं बड़ा इमोशनल आदमी है तो इसके दोनों मतलब हैं वैसे, लेकिन नॉर्मली हम इसको नेगेटिवली लेते हैं। और फोर्थ जो प्राइमरी इमोशन है दैट इज स्केयर्ड, हम डरते हैं। डर है, फियर है। साइकोलॉजिकल स्टडीज शो, साइकोलॉजी में जितना रिसर्च हुई है वो कहती है 80 to 90% जितना डर है ना वो झूठा है, उसकी कोई बेस नहीं है। 100% उसका कोई बेस नहीं है। तो इसलिए ये जो फियर है ये किसकी क्रिएशन है? मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, ये माइंड की क्रिएशन है। माइंड का एक एट्रीब्यूट है फियर, डरता है। एक फियर है, एक इग्नोरेंस है और एक ईगो है, अहंकार है, अभिमान है, मैं हूं। तो इसलिए ये जो मैंने 4 प्राइमरी इमोशंस आपको बताई, ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि 16 हैं, 18 हैं, 20 है, एनीहाउ बहुत सी, लेकिन 18 कंपोनेंट इसके आइडेंटिफाई किए हैं रिसर्च में, जिनमें कि गुस्सा है, उत्साह है, अभिमान है, हैरानगी है, व्हाट इज ब्यूटीफुल, व्हाट इज स्वीट, खुशी है, और इसी तरह से घृणा है, ईर्ष्या है, उदासी है। ये सारे इस तरह से 18 कंपोनेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए। अब बात यह है कि जब ये इमोशंस हमारे पास हैं, और मैंने कहा इमोशंस हमारा एक असेट है, इनको अगर समझे, है ना, इनको अगर हम ठीक तरीके से समझें और इनको फिर मैनेज करें, यूज करें, देन हम अपने प्रोफेशनल कैरियर, हमारा पर्सनल कैरियर, हमारी एम्बिशंस, वी कैन अचीव दोस। तो क्यों करना है, कैसे करना है, कैसे करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है। साइकोलॉजिस्ट अलग अलग तरीके बताते हैं कि एक तरीका तो है कि आप जो इमोशंस राइज हुई उसको आप क्या करो, दमन कर दो, दबा दो। जैसे दबाते ही है ना, पापा ने कुछ कहा, गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा कैसे एक्सप्रेस करते हो? आप गाली नहीं दे सकते ना, रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन किसी और तरीके से करते हैं। तो जो दूसरा तरीका क्या होता है कि आप ट्रांसफर कर देते हैं उसको, गुस्से को अलग तरीके से। पापा ने बहुत गालियां दी, आप बैठे हुए थे, अब आप जोर से कुर्सी मार के चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो आपने गुस्से का इजहार कैसे किया? तो ये भी एक तरीका है अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का या उसको मैनेज करने का। और एक तरीका मैंने बताया कि रिप्रेशन, दमन कर दो, पी जाओ। कहते ना गुस्सा पीने वाली चीज है लेकिन वो चढ़ती नहीं है, एक्सप्लोड करती है।
अगर आपने गुस्से को दमन कर दिया तो क्या होगा? जैसे आपका कुकर होता है ना, कुकर अगर उसकी सीटी ना बजे, सीटी बंद कर दो तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा वो। तो रिप्रेशन भी कोई अच्छी टेक्निक नहीं है, लेकिन करते हैं, दमन कर दिया। इसी तरह से फोकस, यानी मैं इमोशंस, ये होगा ही। जैसे टीचर से गाली पड़ेगी पड़ेगी, डांट पड़ेगी पड़ेगी, बॉस खुश भी होगा नाराज भी होगा। तो जब लेकिन मेरा फोकस क्या है? मेरा फोकस है मुझे तो सक्सेस चाहिए, कोई बात नहीं। गुरुजी सिखाते हैं, डांट देते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? आप रैशनलाइज करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं। तो इमोशन को जब हम फीलिंग लेवल पे ले जाते हैं, दैट मीन्स वहां पे सोचना शुरू कर दिया आपने। फिर आपकी एक फीलिंग आ जाती है, एक अनुभूति आ जाती है, एक मनोवृत्ति आ जाती है, मनोभाव आ जाता है। वो आप ये कहते हैं कि देखिए, गुरु ने मुझे डांटा, माता पिता ने मुझे डांटा, मेरे अच्छे के लिए डांटा, मेरे भले के लिए डांटा। तो इस तरह से आपने क्या किया? उसको हायर मीनिंग दे दिया। अपनी जो इमोशन थी उसको हायर मीनिंग, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, कि जो नेगेटिव चीज थी उसको पॉजिटिव में परिवर्तित कर दिया। एक तरीका है इंटेलेक्चुअलिज्म, कि थ्योरी ये कहती है ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, कुछ वर्क नहीं करता। ये जो इंटेलेक्चुअलिज्म है ना, ये किताबों में है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपने बहुत से लोगों ने इंटरव्यू दिए होंगे और बहुत से यंग लोग देने जाने वाले होंगे। तो जब आप बड़ों को पूछते हैं कि जी वो इंटरव्यू से डर लगता है, पसीना आने लगता है, होंठ सूखने लगते हैं, टांगे कांपने लगती हैं, कागज कहाँ रख दिए, थॉट्स कोऑर्डिनेट नहीं होते, ये जो फियर है इस तरह का, तो उसको आप कैसे मैनेज करें? तो मेरी तरह इंटेलेक्चुअल क्या बोलेगा? ऐसा करो, तो कुछ नहीं होता। इंटरव्यू क्या होता है? वो हमारी तरह लोग बैठे हुए, उनको कुछ नहीं आता, सब सिफारिशी होते हैं। ऐसा मन में सोच के जाओ, पढ़ के जाओ, ये लिखा है ना, ये लिखा है, ये लिखा, तुम्हें सब कुछ तो आता है, 80% मार्क्स लिए, फिर डर क्यों रहे हो? इंटेलेक्चुअलिज्म, ये इंटेलेक्चुअलिज्म। इंटेलेक्चुअलिज्म थोड़ा बहुत हेल्प तो कर सकता है, लेकिन ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छा है, लेकिन उसको यूज करने के लिए रिएक्शन जब होगा तो काम नहीं बनेगा। तो वो काम कौन बनाएगा? ये बनाएगी आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस। और आज बहुत सी रिसर्च स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के ऊपर भी हो रही है, कि इमोशन से ऊपर भी कोई और चीज है जिससे हम अपने फियर को, सैडनेस को और नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका प्रॉपर यूज कर सकते हैं, उनको प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। एक्चुअली जितनी एनर्जी फ्लो हो रही है ना, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नेगेटिव इमोशन को भी पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। जब अगर गुस्सा नहीं आता है ना, बहुत से लोगों की जिंदगी में गुस्सा आया तभी अचीवमेंट हुई, उनकी ह्यूमिलेशन हुई। महात्मा गांधी को गुस्सा आया जब साउथ अफ्रीका में उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, तो गुस्सा आया। और जब गुस्सा आया, उस गुस्से से उन्होंने ठान लिया कि मैं अंग्रेजों को बाहर निकालूंगा। तो जितने भी, मोहम्मद अली को गुस्सा आया, एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, बच्चा था, उसने तय किया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, इतना बड़ा पहलवान बनूंगा कि मेरे सामने कोई टिक ना पाए। उस गुस्से का उसने प्रयोग किया। तो इसलिए आप वही गुस्सा पैशन बन गया, वही गुस्सा जो है वो आपकी स्ट्रेंथ बन गई। तो इसलिए और बहुत से मेथड बताए जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा मेथड बताया जाता है कि आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस से अभिप्राय हम ये कहते हैं कि जो आपके अंदर जो एक फीलिंग्स है, यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को
ऐसे ही हमने अपने माइंड को ऑर्गेनाइज, ये अपने आप चल रहा है हमारे अंदर, ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। तो उसको हम मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, जिस तरह से, जैसे मैंने अलग कंपोनेंट की बात की इंटेलिजेंस की, तो 90s में और इस सेंचुरी में बहुत सा काम हो रहा है, और खास तौर पे मायर और सैलोवी ने जो इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया, डैनियल गोलमैन ने काम किया इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी किताब है, जरूर पढ़ें, बहुत आनंद आता है। तो वो कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस ब्रॉडली उसके 4-5 एरियाज हैं, कंपोनेंट हैं। जैसे गोलमैन ने कहा कि एक है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आप अपने बारे में, योर अवेयरनेस, जैसे उस दिन मैं बात कर रहा था कि आप हैं क्या, उसकी क्या कभी हमने एक्सप्लोरेशन करी है। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स एक टर्म से बड़े परिचित हैं, स्वॉट, है ना, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। तो मेरे अंदर स्ट्रेंथ्स क्या है, किसी भी चैलेंज को, किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए मेरे पास कौन सी स्ट्रेंथ्स है। जैसे आप कहेंगे मेरी मेमोरी बड़ी शार्प है, मैं चीजों को बड़े आराम से परसीव कर सकता हूं जैसे वो हैं, दैट मीन्स स्पष्टता है, क्लैरिटी है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, आई एम वेरी एक्टिव, मैं फिजिकली बड़ा फिट हूं, मेरे बड़े अच्छे रिलेशनशिप है लोगों के साथ, है ना, स्ट्रेंथ है ना। तो सोचिए कि क्या क्या स्ट्रेंथ है मेरे पास। आम आदमी क्या करता है, 1-2 स्ट्रेंथ को पकड़ता है और फिर अभिमान हो जाता है, मोर कॉन्फिडेंट देन व्हाट ही इज, अभिमान हो जाता है, सक्सेस नहीं मिलती, फिर ऊपर से गिर जाता है। या क्या करता है, वीकनेसेस देखता है, जो 1-2 वीकनेस पकड़ ली, ओ मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरे बस का काम नहीं है, मैं मैथमेटिक्स नहीं कर सकता, बस इसलिए जीवन में पास नहीं हुआ। पता नहीं हरियाणा में ऐसा है कि नहीं, लेकिन हिमाचल और हरियाणा में ज्यादा फर्क नहीं है। तो हमारे यहां अभी भी गांव में पूछा कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कहते बड़ा इंटेलिजेंट है। मैंने कहा कैसे कैसे पता चला बड़ा इंटेलिजेंट है? वो जी मैथमेटिक्स में उसके 100 के 100 मार्क्स आते हैं तो इंटेलिजेंट होगी। लेकिन अगर नहीं आए तो नालायक, तो ये गलत है। हो सकता है न्यूमेरिकल एबिलिटी आप ठीक नहीं है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नालायक हैं, आपका आईक्यू लो है। और जैसे प्रेमचंद ने कहा कि मेरे लिए मैथमेटिक्स पास करना एक माउंट एवरेस्ट को पार करना था, तो वो मैथमेटिक्स नहीं कर पाए, मैट्रिकुलेशन नहीं कर पाए, लेकिन अब उनके ऊपर पीएचडी होती है, पीएचडी हो रही है उनके काम के ऊपर, बहुत पीएचडी हो चुकी है। तो इसलिए जो इंटेलिजेंस है वो केवल एक एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं करती, आईक्यू की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये देखा गया कि जरूरी नहीं है कि विद हाई आईक्यू, जिनका हाई आईक्यू है वो लोग बड़े सक्सेसफुल हुए, बहुत कम लोग हुए ऐसे जो सक्सेसफुल थे। तो फिर कोशिश हुई कि कौन सा ऐसा और क्या चीज है, तो ये पाया गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम समझें, उसको यूज करें, देन वन कैन गेट सक्सेस। देयरफॉर इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट में, एवरी लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ, अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हैं, जिसमें कि पहला कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस। अपनी स्ट्रेंथ देखो, वीकनेसेस देखो, और देखो वातावरण कैसा आ रहा है, उसके पास साथ फेस कैसे करना है। जैसे आज हमें स्ट्रेंथ क्या देखनी है,
इमोशनली वी विल बी स्ट्रांग। कैसे? हमारी इम्यूनिटी ठीक होनी चाहिए। और भारतीय परंपरा में इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं। हम लोगों की बड़ी अच्छी इम्यूनिटी, ऐसा नहीं है। मैं अभी हिमाचल का ही डेटा देख रहा था, तो अगर 50-60 केसेस हैं तो उन्होंने डेथ सिर्फ 2 की हुई, और वो भी एक तो बिल्कुल ओल्ड पर्सन था, उसने मरना ही था, उस हैड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, और दूसरा उसकी किडनी फेलियर हो गई थी तो कोरोना का इन्फेक्शन हो गया, मर गया। एंड मेनी ऑफ देम हैव गॉट क्योर्ड। ये हमारी इम्यूनिटी है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है फिजिकल। तो जब फिजिकल स्ट्रेंथ है, इसको इमोशनल के साथ जब आप कोरिलेट करेंगे, देन वी विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। सो पहली बात है सेल्फ अवेयरनेस, और दूसरी बात है जो उन्होंने कहा सेल्फ रेगुलेशन। एक अवेयरनेस, अपने अवेयर तो हो गया कि मैं ही हूं। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि मैं केवल बॉडी नहीं हूं, मैं केवल माइंड नहीं हूं, मैं उसके बियॉन्ड भी हूं, माइंड के बियॉन्ड भी तो हूं मैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि ये तो सही है, साइंटिफिकली आपने कह दिया कि आपने केला खाया, इसके कंपोनेंट हैं, वो है, अंदर जाके ये केमिकल्स हुए, ऐसा हुआ, ये प्रोसेस हुआ और उसका खून बन गया। लेकिन उसके पीछे शक्ति कौन सी है जिसने खून बना दिया? क्या कभी हम फैक्ट्री में सेब से, केले से ब्लड बनाया? नहीं बनाना। तो वो बनाने वाली चीज जो है, दैट इज अवेयरनेस, वो मेरे अंदर है, और वो बहुत पावरफुल है, isn't it? अगर वो पानी का खून बना सकती है, दूध का खून बना सकती है, एनर्जी बना सकती है, ठीक है, फीलिंग बना सकती है, थॉट बना सकती है, तो वो क्या नहीं कर सकती? तो जब हम ये मान लेते हैं, ये इतना अवेयर हो जाते हैं, फिर आता है रेगुलेशन। अपने आप को कैसे रेगुलेट करना है, किस तरह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है। शक्ति तो बहुत है, लेकिन हम उनका प्रयोग ठीक से नहीं करते। इमोशंस तो हैं, अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो सोचो मैं इसको कैसे रेगुलेट करूं, इस गुस्से को। मुझे बड़ा पापा ने कहा कि तुम पढ़ते नहीं हो, नालायक हो। अब मैं क्या करूं? मैं जोर से किताब फोड़ के चला गया, किताब भी फट गई, टेबल भी टूट गया, हा? कुछ मिला? नहीं मिला। अब आपने उसको रेगुलेट किया, इमोशंस को आपने रेगुलेट किया। आपने कहा अच्छा ठीक है, पापा को दिखाऊंगा इस बार टॉप करके, है ना? तो ये सेल्फ रेगुलेशन, यहां पे आपका इंटेलेक्चुअल एज वेल एज इमोशनल पार्ट दोनों आता है। और तीसरा पार्ट जो है हायर लेवल, हायर सेल्फ, जिसकी बात साइकोलॉजी बहुत कम करती है, आजकल करने लग गई है। ईस्टर्न फिलॉसफी से गाइडेड होके अब वेस्टर्न साइकोलॉजी ये बात करने लग गई है, हायर सेल्फ की बात करने लगी है, सोल की बात करने लगी है, स्पिरिचुअलिटी की बात करने लगी। तो होगा यह कि रेगुलेशन आप हायर अप से, कि जब आप कहते हैं कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम हायर, आई एम डिवाइन, आई एम गॉड, आई एम आत्मा। हमारे स्क्रिप्चर में कहा गया ब्रह्मोस्मि, आई एम अ गॉड। वेरी इंटरेस्टिंग। ये कैसे हो सकता है? आम आदमी गॉड हो सकता है? लेकिन नहीं, अगर आप गहराई से जाएं, आई एम गॉड, क्योंकि मेरे अंदर वो कैपेसिटी है जो गॉड की है। गॉड क्या करता है? क्रिएट करता है, पालन करता है, संहार करता है, मारता है। ये 3 काम है ना, तो मेरे अंदर सब कुछ हो रहा है। एनीहाउ, सेल्फ रेगुलेशन, दैट मीन्स अगर मैं चाहूं, अगर मेरा संकल्प हो, विल पावर हो, विल पावर हायर सेल्फ से आएगी, माइंड से नहीं आती। माइंड बाहर की तरफ चलता है, छोटी छोटी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन अंदर से जो आपकी इफ यू नो गो डीपर, जैसे मैंने आपको कहा था, इफ यू डू मेडिटेशन, इफ यू सिट अलोन, इफ यू रीड गुड लिटरेचर, इफ यू आर इन कंपनी ऑफ गुड पीपल, थोड़ा बहुत मेरा लेसन का भी फर्क पड़ जाए। अभी सोए तो नहीं ना? प्लीज डोंट स्लीप। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज सेल्फ रेगुलेशन। तो फिर हम अपने आप को रेगुलेट करें, मैं अपना एक डिसिप्लिन बना दूं, मैं मुझे कैसे, हाउ टू लिव लाइफ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत से लोग आफ्टर रिटायरमेंट जल्दी मर जाते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि लाइफ को रेगुलेट नहीं किया। अब नया सिस्टम जीने को मिला, उसमें अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते।
इसलिए सेल्फ, इमोशनली ब्रोकन हो जाते हैं। रेगुलेशन, एक डिसिप्लिन अपने लिए तैयार करो, अपने लिए एक नॉर्म्स बनाओ, अपनी सीमाएं बांधो, अपने प्रोसीजर डेवलप करो, एंजॉय लाइफ, सेल्फ रेगुलेशन। और थर्ड है सोशल स्किल्स। देखिए, हम सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं, इर्द गिर्द के लोगों से बहुत सीखते हैं, इसलिए टू रिमेन अलूफ फ्रॉम द सोसाइटी क्रिएट्स सैडनेस, क्रिएट्स ए नेगेटिव फीलिंग। तो गोलमैन कहते हैं दिस इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ सोशल स्किल्स। आपकी सोशल स्किल्स कैसी हैं, लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है। एंड देन इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है अपने आप को दूसरे की जगह में रख के सोचो। लेट्स बी इम्पैथेटिक। जो लोग सफर कर रहे हैं, जो लोग कोरोना से सफर कर रहे हैं, उनके बारे में सोचें। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ मजदूर हैं जिनको मजदूरी नहीं मिल रही है, कुछ लोग वैसे ही डरे हुए हैं, तो उनको कुछ सलाह दें, उनसे बातचीत करें, उनको कहें कि नो, लाइफ इज लाइक दिस। और डरना काहे का, मरना तो है ही। तो कुछ इस तरह की फिलॉसफी भी चल सकती है। पुट योर सेल्फ इन अदर्स फीट, वो है एम्पैथी। और एक और बड़ा जबरदस्त फैक्टर है मोटिवेशन। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखो, डिप्रेस नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। बार बार ये बात की जाती है, आई एम इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। तो इस तरह से ये कंपोनेंट है जिसके ऊपर इमोशंस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो थोड़ा अलग से होगा। अगले 10 मिनट में प्रैक्टिकल बात बताऊंगा। ये थियरी है, लिखोगे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? मार्क्स नहीं चाहिए, जीने के लिए रिमार्क्स चाहिए। जैसे सिन्हा साहब ने रिमार्क्स दिया कि आपका लेक्चर बहुत से लोगों को पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा हिंदी भी बोलना। मैंने कहा आप बोल देते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। तो व्हाट आई गॉट, नॉट मार्क्स बट रिमार्क्स। So that remarks is more important. This we want to earn in life. तो इमोशनल इंटेलिजेंस या मैनेजमेंट ऑफ इमोशन समझने के बाद थोड़ा सा फर्क अगर आ जाता है, थोड़ा सा विचार अगर हम करने लग जाते हैं इस लेक्चर के बाद, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 100% रिमार्क्स मिलेंगे लाइफ में। घर वाले भी बोलने लगेंगे, घर वाले भी बोलने लगेगी, जो बड़े लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं कि क्या हो गया, कुछ बदले बदले नजर आते हैं हुजूर। है ना, कुछ फर्क पड़ गया। मेरी बीवी तो नहीं कहेगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। जीवन का एक पर्सपेक्टिव सोचो, और पर्सपेक्टिव की मूलभूत बातें मैं आपको बताऊंगा। इन बातों को माइंड में 4-5 बताऊंगा, ताकि ज्यादा बताएंगे तो याद नहीं रहती, तो याद रह जाएं। इनको मत भूलें, याद करो बार बार, हर रोज याद करना है इनको, 5 चीजों को। 5 उंगलियां हैं तो 5 चीजें याद रह जाएंगी। पहली बात है टाइम। टाइम खत्म। इस चीज को याद रखो, ये समय है, चला जाएगा। टाइम आ रहा है, कौन सा? सक्सेस का, बूढ़ा होने का, मरने का टाइम। टाइम को मत भूलो। दोज हु आर इन अथॉरिटी नेवर फॉरगेट दिस टाइम विल नॉट कम। ठीक है, जब दिस टाइम विल नॉट कम, देन डोंट फॉरगेट, चेंज योर बिहेवियर। क्या होता है, कोई काम नहीं हुआ, अपने सबॉर्डिनेट्स को डांट रहे हैं, बिहेवियर कैसा हो गया? इट इज नॉट, मैंने आपको माइंड ऑफ मैन में बताया था ना, तो कैसा बिहेवियर होना चाहिए आपका? ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही समय है मेरे लिए। जैसे आप स्टूडेंट हैं, हम क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, एग्जाम में मार्क करते हैं, यही 10 क्वेश्चन निकाल लिए, तो इसका मतलब 1/3 किताब पढ़ी, बाकी नहीं पढ़ी।
छोड़ दी। ये समय दोबारा नहीं आएगा 2/3 पढ़ने का। टाइम हैज गॉन। बचपन नहीं आता, जवानी नहीं आती, बुढ़ापा भी नहीं आता, एक बार ही आता है। सो टाइम, डोंट फॉरगेट द टाइम। मैंने, बहुत से लोगों ने, सिन्हा साहब ने, सोलंकी साहब ने, हमने ऐसा टाइम देखा, बहुत अच्छा टाइम देखा, लेकिन उस वक्त भूल गए कि ये टाइम जाने वाला है। I thought I will be pro vice chancellor forever, I will be vice chancellor forever, I will be director forever, I will be forever. और आज भी मैं सोचता हूं I will live forever. No, not at all. इसके टाइम मैनेजमेंट की कल हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज है कि टाइम को मत भूलें। बेस्ट टाइम क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट। तो जैसा प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट को अच्छा बनाना है। इमोशंस को अच्छा बनाने का मतलब क्या है? हैप्पीनेस, जॉय, शांति, आनंद, यही है ना? यही जीवन में हम ढूंढ रहे हैं ना। सक्सेस भी पाना चाहते हैं इसलिए बिकॉज वी वांट टू बी हैप्पी। आज हमारे पास लग्जरी की चीजें नहीं मिल रही है कोरोना के टाइम में, इसका मतलब वी आर नॉट हैप्पी। हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जब रह रहे हैं तो हैज ए डिफरेंट फीलिंग। तो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, अच्छा टाइम भी नहीं आएगा, बुरा टाइम भी नहीं आएगा। तो टाइम पर्सपेक्टिव माइंड में जरूर रखें। टाइम इज गोइंग, तो मैं इस टाइम को बर्बाद नहीं करूंगा। व्हाई शुड आई बी एंग्री, व्हाई शुड आई बी जेलस, व्हाई शुड बी आई एम हैविंग ए हेट्रेड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ एग्जिस्टेंस। गोलमैन ने कहा अवेयरनेस, मैं कह रहा हूं एग्जिस्टेंस। मेरा अस्तित्व क्या है? आई एम बॉर्न टू ए मदर, आई एम सन ऑफ ए फादर, है ना? मेरी एग्जिस्टेंस मेरी मां बाप से है, मेरी एग्जिस्टेंस मेरे परिवार से है, मेरी एग्जिस्टेंस पीपल अराउंड, मेरी एग्जिस्टेंस एज ए टीचर आपके कारण है, मेरी एग्जिस्टेंस है बिकॉज ऑफ दिस नेचर, बिकॉज ऑफ गॉड। डोंट फॉरगेट दिस। जब आप इस चीज को याद रखेंगे कि मेरा अस्तित्व क्या है, आप गुस्से होंगे किसके लिए? आप किसी को बुरा सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। इसलिए नेवर फॉरगेट योर एग्जिस्टेंस। हमेशा आभार व्यक्त करिए। बी ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करिए। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर, आपने मुझे पानी का गिलास पिलाया। बी ग्रेटफुल। द पियन नहीं होते ना ग्रेटफुल, उधर उसके जॉब है वो करे, ओ लेके आना। नहीं, बी ग्रेटफुल टू एवरीवन, बी ग्रेटफुल टू मदर, फादर, पेरेंट, एवरीवन। मेरी एग्जिस्टेंस आइसोलेशन में कुछ भी नहीं है। जब ये पर्सपेक्टिव रहेगा, यू विल बी बिकमिंग इमोशनली स्टेबल। थर्ड चीज, जब एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसके साथ ही मैंने जोड़ा है कनेक्शन, किनशिप। अपना रिश्ता कायम कर दो, फिर गुस्सा नहीं आएगा। रिश्ता कायम कर दो। हवा ठंडी तो लग रही है, लेकिन मैंने रिश्ता कायम कर लिया कि हवा आज ठंडी तो लग रही हो, अरे क्या है क्लाइमेट खराब कर दिया, ऊपर वाला भी हद कर रहा है? अब यहाँ ठंड है एक्चुअली, इसलिए मैंने सूट पहना है। क्या हो गया, इतनी गर्मी होती थी, एसी लगता था, अभी कभी कभी पंखा लगाना पड़ता है। तो ये क्या कर दिया भगवान आपने? नहीं, आप रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब आप किनशिप, कनेक्शन, संबंध जोड़ो। अपनी एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा संबंध क्या है। तो जब मेरा संबंध है हर एक चीज के साथ, तो फिर मेरी पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होंगे, मेरा पॉजिटिव एक्सपीरियंस पैदा होगा। देखिए, मैं इमोशंस की बात किनारे पे रख रहा हूं। एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस पैदा करना है अपने अंदर। मेरा माइंड ऐसा बन जाए, मेरा अनुभव ऐसा हो कि जो नेगेटिव इमोशंस कहां पैदा हुई? मेरे अंदर हुई ना। हवा का कोई दोष नहीं है,
कोई आदमी गुस्सा होता है, उसका कोई दोष नहीं है, उसकी तो नेचर है। शेर है, वो खाने आ जाता है, उसकी तो नेचर है। लेकिन रिएक्शन कहां हुआ? मेरे अंदर हुआ। मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव को मैंने ठीक करना है। तो मैंने अनुभव क्या ठीक किया अपना? इन लॉन्ग रन आई एम नॉट एग्जिस्टिंग, टाइम। दूसरा, मेरी एग्जिस्टेंस दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब दूसरे पे डिपेंडेंट है तो तीसरा एस्पेक्टिव है कनेक्शन, किनशिप, रिश्ता है मेरा और आपके साथ, कोई ना कोई रिश्ता है। यूं ही कोई किसी को प्यार नहीं करता, है ना? कुछ तो बात हुई होगी, तो कुछ तो बात हुई होगी। इसलिए जब ये कनेक्शन मैं डेवलप करता हूं, देखिए आपने दरवाजा खोला जोर से और वो एकदम, उसमें जो कंट्रोल सिस्टम ऐसा है कि वो जोर से पीछे से आके आपको मार देता है, आपका हाथ बीच में आ जाता है, कट जाता है, गुस्सा आता है, आप उठाते हैं थोड़ा और तोड़ दिया। मैं एक नॉन लिविंग चीज की बात कर रहा हूं। तो आपने रिएक्शन किया, तो उस रिएक्शन से आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ। तो जब मैं हर एक चीज के साथ आप रिएक्शन कर लेता, एक हमारे प्रोफेसर होते थे, बहुत स्वीट प्रोफेसर थे। कल सिन्हा साहब ने बताया, जब ओरिएंटेशन करने शिमला में आए प्रोफेसर सेठी, अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, ही वाज सो गुड, सो नाइस। होता यह था कि कार में चल रहे हैं तो जनरली हम इकट्ठा ट्रेवल करते थे, तो कभी मैंने साफ करके गाड़ी बड़ी चमक रही है तो मैंने, वो देखते थे, कहते थे वर्मा सर ये कार कब खरीदी? मैंने कहा कब खरीदी? पुरानी कार है। तो फिर वो जाएंगे कार के ऊपर हाथ फेरेंगे, बहुत अच्छी लग रही हो। सी दिस इज द पर्सपेक्टिव। संबंध जोड़ लिया। जब उतरे तो मेरा थैंक्स तो किया, कार का भी थैंक्स कर दिया। नुकसान तो नहीं हुआ ना, फायदा हुआ। एक पर्सपेक्टिव है, नजरिया अपना बदलना है हमने। और उसके साथ होलिज्म, होलिज्म का मतलब है सबको एक देखने की कोशिश करो। दिस वर्ल्ड इज वन, ह्यूमैनिटी इज वन, isn't it? देखिए ये कहते हैं that rivers are many, ocean is one, jewels are many, jewelry बहुत है, gold is one, cows are many, कई कलर हैं, but the milk is one. So similarly the whole world, all humanity, हम सभी जितने इंसान हैं इस दुनिया में, we have the same breath, we have same breath. So this world, in spiritual sense, is the home of God. You and me are the daughter and sons of God. So we are one family. तो जब ये होलिज्म का कंसेप्ट होगा, होलिज्म का कंसेप्ट होगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा हो जाएगा? जैसे एक सेंट है, मैं प्राय उदाहरण देता हूं। एक सेंट है, घर तो है ही नहीं कोई, आप कहेंगे घर नहीं है। मैं कहता हूं कि उसका हर घर घर है। भूख लगती है, किसी के घर जाके टक टक कर देता है, माँ रोटी दो, तो कहते हैं अभी बनी नहीं है, मुझे नहीं मालूम, रोटी दो। एक अधिकार से मांगता है। ठंड बहुत लग रही है, कंबल दे दो। सो फॉर हिम एवरी हाउस इज हिज होम, नहीं? सो सी, ये एक्सपेंशन, दिस इज द लॉ ऑफ लव। एक्सपेंशन, अपने आप को एक्सपेंड करो। होलिज्म, एवरीथिंग इज वन। जो जीसस ने भी कहा था, माय डियर सन, एवरीथिंग इज वन, बी लाइक टू एवरीवन। हर एक आदमी की तरह बन जाओ। अगर कोई गुस्से हुआ है तो कुछ फॉल्ट तो मेरा रहा होगा। तो एक अच्छा आदमी क्या सोचता है? एक आदमी उसको एनालाइज करता है, सोचता है, उसके ऊपर अपने एक्सपीरियंस को यूज करता है, जो उसका एक्सपीरियंस बना है पिछला, कि जो मेरे साथ हुआ उसमें मेरा कितना फॉल्ट था। एक हाथ से ताली नहीं बनती, ये सच्ची बात है। हाँ, कुछ लोग कर लेते हैं, बजा लेते हैं, आर्टिफिशियल है ठीक है ना? तो एक हाथ से नहीं बनती, तो कुछ तो मेरा दोष भी रहा होगा। मैं स्टेबल होऊंगा, दूसरा चल रहा होगा हाथ, लेकिन है तो हाथ तो खड़ा था ना। तो इसलिए
मुझे सबको जब मैं एक देखने लगता हूं तो जो इमोशंस अराइज होती हैं वो पॉजिटिव इमोशंस पैदा होती हैं। और लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक्सपीरियंस किस चीज से बना? मेमोरी, है ना, याददाश्त से। हम क्या याद रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, कुछ हमारे पे डिपेंडेंट है, कुछ नहीं है। 24 घंटे का एनालिसिस करें, 24 छोड़ दीजिए। सुबह आप कितने बजे उठे? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी उठे। तो अगर पिछले 6-7 घंटों में 6-7 घंटों में आपने क्या किया? अगर मैं कहूं कि लिखो, एकदम बताइए 5 चीजें, नहीं, शायद 1-2 याद रह जाएंगी। लेकिन ऑल 24 आवर्स, ये सारे 24 घंटे किसी ना किसी एक्टिविटी में व्यतीत होते हैं। फैक्ट है ना? खाने में, सोने में, बोलने में, हंसने में, रोने में, रुलाने में, डांटने में, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, ये 24 घंटे उससे भरे हुए हैं, उन एक्टिविटी से। लेकिन जब सोने से पहले आप याद करो कितनी रहती हैं, तो कुछ 4-5 चीजें याद रह जाएंगी। मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, बाद में सोचिएगा कितनी चीजें याद रहेगी। कुछ तो कहेंगे जी बड़ा अच्छा था, याद कुछ नहीं रहा, तो क्या अच्छा हुआ, है ना? तो इसलिए क्या याद रहता है वो इंपॉर्टेंट है और वही जरूरी है। तो जो याद रहता है, यानी जो अच्छी चीज है, उसको याद रखना है, उसको मेमोरी में डालना है, उसको रिपीट करना है। जिस चीज को रिपीट करते हैं वो याद रहती है। तो अगर मेरे एक्सपीरियंस में पड़ा हुआ है गुस्सा, सैडनेस, हार, डिफीट, पेसिमिज्म, कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने 10 अटेम्प्ट किए, 9 में फेल हो गए, तो मन में ये होगा फेलियर, 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 फेलियर। लेकिन एडिसन जैसा साइंटिस्ट वो कहेगा मैं 9,999 टाइम फेल नहीं हुआ, मैंने नए तरीके जाने, कैसे बल्ब नहीं बन सकता, नए तरीके जाने। अब ये एक्सपीरियंस है। मेमोरी में उसने क्या डाला? अगर मेमोरी में मैं डाल देता हूं फेलियर, तो जो भी हो रहा है, जो मुझे टच करता है, जो मेरे पास आता है, मैं उसको एज ए फेलियर ही देखूंगा। तो ये पर्सपेक्टिव 5, इनको याद रखिएगा। क्या? एक तो टाइम पर्सपेक्टिव, ये टाइम नहीं आएगा, इसलिए इसको मिसयूज नहीं होने देना। गुस्से से मेरा टाइम खराब हो रहा है, मेरी हैप्पीनेस खराब हो रही है, जेलसी से, एनवी से, सो आई मस्ट बी जॉयफुल, आई शुड बी हैप्पी। और दूसरा सेल्फ एग्जिस्टेंस, कि मैं किस चीज से बना हूं, उसको नहीं भूलें। तीसरा रिलेशनशिप, कनेक्शन। चौथा होलिज्म, एवरीथिंग इज वन, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। फिर क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। माँ बच्चे के ऊपर गुस्सा है, बाप माँ बच्चे के ऊपर गुस्सा है, क्या कहता है? मैं तुझे जान से मार दूंगा, कहता है ना? कभी मारता है जान से? नहीं मारता। तो एक्सपीरियंस में क्या है? एक्सपीरियंस में है कि मारना नहीं है, जान से नहीं मारना है। तो ये रिलेशनशिप है जो डेवलप की। तो हमने भी ऐसा रिलेशनशिप अगर हम माइंड में पर्सपेक्टिव बनाएंगे, आई थिंक विल बी डीलिंग बेटर। देन होलिज्म, सभी एक है। अगर ये मन में रहेगा तो मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। वो दुश्मन नहीं है, उसने तो मुझे नया तरीका दे दिया सोचने का। अगर वो मुझे सफल होने देता तो मैं दूसरी तरफ सफल नहीं होता, मैं उस तरफ को नहीं जाता। होलिज्म। और लास्ट में मैंने कहा मेमोरी, अपने एक्सपीरियंस को डेवलप करिए अच्छा। और फिर इसके लिए जो प्रैक्टिकल टेक्निक, जो ये कह के फिर मैं स्टॉप करूंगा, आपके क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छा लगेगा। ये ही तप है, यही साधना है। अगेन प्रैक्टिकल बातें। पहली बात, विचार। मेरे ये जो मैंने पर्सपेक्टिव बताए, ये अगर हमारे पीछे हैं माइंड के अंदर, तो हमारे विचार भी इसी से ही कलर्ड हो जाएंगे।
ठीक है ना, मेरे विचार बनेंगे ना। अगर मैंने ये पर्सपेक्टिव बना लिया, ये नजरिया बना लिया कि कोई मेरा दुश्मन नहीं है, ये टाइम बीइंग है, अगर इस तरह की पर्सपेक्टिव जो मैंने बात की, अगर ऐसा बना लिया तो क्या होगा, मेरे विचार भी ठीक होने लगेंगे। तो अपने विचारों की तरफ देखो, ऑल द टाइम थिंक। मैं ये माइंड में ये बातें क्यों आ रही हैं, माइंड उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करता है। माइंड कहता है नहीं नहीं तुम ठीक हो, वो आर्ग्यू करता है नहीं 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 तुम ठीक हो, ठीक है, लेकिन फिर भी एक दबी सी आवाज माइंड के अंदर फिर भी आती है, वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और एक बात और मैं बताऊं, एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय मर्फी। उस किताब को आप पढ़ें, वो ये कहता है कि जो हम कॉन्शियस पे सोचते हैं, जो माइंड में हमारे विचार आते हैं, वही विचार एक सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेमोरी में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन है कहां, सबकॉन्शियस में, नीचे है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक पॉजिटिविटी में जीता है। जो उसको कह दो, वो एक बड़ा फेथफुल सर्वेंट है कॉन्शियस माइंड का। अगर उसको कह दो तो वैसा ही करेगा जैसे कॉन्शियस माइंड ने कहा। तो इसलिए कॉन्शियस माइंड में आपने पॉजिटिव थॉट डाला तो कॉन्शियस माइंड ने उसको पूरा किया। अगर नेगेटिव डाला तो सबकॉन्शियस माइंड ने उसको जो है वो भी पूरा किया। तो ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहिए, अनकॉन्शियस माइंड कहिए, ऑल द टाइम इट इज वर्किंग। तो ये सोचो कि मैंने ये अच्छा थॉट इसके अंदर डालना है, नेगेटिव नहीं डालना। तो हमेशा आपके विचार ही आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे। अच्छे विचारों के लिए क्या करें, बात चल रही थी उस दिन, कंपनी ऑफ गुड, कंपनी ऑफ गुड, कंपनी ऑफ गुड, दैट मीन्स गुड पीपल, गुड पर्सन्स, पीपल विद कैरेक्टर। गुड मीन्स सच्चाई के साथ चलो, फॉलो द ट्रूथ, सत्यम वद धर्मम चर, ये हमारा सिद्धांत रहा है। और अच्छा लिटरेचर पढ़ो, अच्छा लिटरेचर पढ़ो, सी गुड, तो आपके विचार भी ठीक होने लगेंगे। सो पहला विचार, और दूसरा है वाणी, स्पीच, लैंग्वेज, बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं, और कहते हैं जो शब्द निकल गया वो वापस नहीं आता। इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल कैसे शब्द बोलते हैं। कई बार पूछते हैं ना, उसने ये बात कही ठीक नहीं थी, दूसरा आदमी है वो चुप रहा, वो चुप रहा। तो एक छोटी सी बात, यानी वाणी, शब्द। अभी क्या हुआ, मैंने बता रहा हूं गांव में हूं, तो एक सास और बहू की लड़ाई होगी। अब जो सास मेरे पास आई कि आप चलो, हमारे ये बहू ऐसे कर रही है, ऐसे बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहते नहीं। बैठ गए, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ अपने मन में प्रे किया, भगवान इनका रिलेशनशिप अच्छा हो। क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं कहता हूं ये राइट है ये रॉन्ग है तो लड़ाई कम होगी, कम हो ज्यादा होगी, लड़ाई बढ़ेगी। और आज मैं देख रहा हूं कि उनमें वो प्यार बढ़ गया। दोनों को सेपरेटली मैंने कहा बी हैप्पी, अच्छा लगता है। सो मेरा कहने का मतलब है कि आपकी वाणी, शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो कहते हैं कि जो जख्म है वो तो रिकवर हो जाता है, वुंड जो है दवाई लगाएंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन जो शब्दों का जख्म है वो कभी ठीक नहीं होता, वो निशान ठीक नहीं होते। इसलिए बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स। गुस्से में भी कैसे शब्द निकले। मैंने देखा है कुछ लोग, एक मेरे बॉस थे, गुस्सा होते थे, बोलते नहीं, चुप हो जाते थे, बिल्कुल चुप, तब पता चलता था आज गुस्से में है। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है एक्शन। कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। एक्शन कैसा है आपका? बड़ा गुस्सा आया तो क्या किया, काम डबल कर दिया। बड़ा गुस्सा आया तो आज मैं सारी रात पढ़ता ही रहूंगा,
ये गुस्सा अच्छा है। सो एक्शन कैसा है? एक्शन शुड बी गुड। और जब मैं गुड कहता हूं, मेरा एक सिंपल मीनिंग होता है गुड का मतलब, विच इज गुड फॉर यू, गुड फॉर अदर्स, गुड फॉर एवरीवन। 3 शब्द मैंने बोले थे। एक है स्वार्थ, जो केवल अपने तक, मैंने विवेकानंद को कोट किया था। और दूसरा है परार्थ, यानी मैं आपके लिए करूं। और एक है परमार्थ, यानी कोई उद्देश्य नहीं है। जब कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, मैं अपने दिल से कह रहा हूं, सच बता रहा हूं। जब सिन्हा साहब ने कहा कि सर वो आपने लेक्चर देने हैं और बाकी आपका कर लेंगे, मैंने कहा क्या कर लेंगे? आई हैव नो इंटरेस्ट इन मनी। नाउ आई हैव, व्हाई आई एक्सेप्टेड इट? नाउ दिस इज परमार्थ, नाउ दिस इज नॉट परार्थ। परार्थ तो ये हुआ मेरा अपना भी अर्थ, यानी पैसा आ गया और दूसरे का भी काम हो गया। परमार्थ मीन्स जिसमें कोई आपका स्वार्थ नहीं है। कैसा परमार्थ कौन कर रहा है? इस जितने 5 तत्वों में कर रहे हैं, ये नेचर जो है परमार्थ कर रही है। ऐसे ही दुनिया में कितने लोग हैं जो परमार्थ कर रहे हैं, दे आर लिविंग फॉर अदर्स। तो इस लेवल पे अपने एक्शंस को जब हम ले जाएंगे, विचारों का एनालिसिस, वाणी का सही प्रयोग, सही शब्द लाने, और फिर अच्छी कर्म, सत्कर्म, तो आपके अंदर सद्गुण पैदा होंगे, अच्छी आदतें पैदा होंगी, जीवन का आउटलुक ऐसा हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। और इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ेंगे समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। जो मैंने आपको ये 2-3 बातें कही हैं, इनके ऊपर प्लीज ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, देखते हैं क्या होता है। अच्छा ही होगा, ऐसा मेरा विचार है। अब मैं यहाँ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और आपके प्रश्नों की तरफ आते हैं। बहुत अच्छा लगेगा कि आप कोई प्रश्न करें, अपना कोई स्पष्टीकरण दें, कुछ और ऐड करना चाहें, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए साइलेंट एंड हार्टफुल हियरिंग।